Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक था ना, जो हमने लेक्चर 4 में शुरू किया था, उसी का पार्ट 2 देखेंगे और ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे हम। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो भैया आपको लास्ट लेक्चर का याद हो तो हमने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की हमने शुरुआत कर दी थी। हमने कहा था जब एक सेल रेस्पिरेशन करेगा तो सबसे पहला प्रोसेस जो वो करेगा वो है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 10 रिएक्शंस चलती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें 10 रिएक्शंस चलती है जो कि 3 इवेंट्स में बटी हुई है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 3 इवेंट्स होते हैं। उस 3 इवेंट्स में ये जो 10 रिएक्शन है वो बटी हुई है। फर्स्ट इवेंट हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। हमने कहा था कि पहले इवेंट में हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के समय जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, इससे हमें एनर्जी लेना है, राइट? ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनर्जी लेना है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करा के हमें ग्लूकोज से एनर्जी लेना है। तो हमें क्या करना होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा। तो हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, अनस्टेबल करेंगे तभी आसानी से तोड़ पाएंगे। अनस्टेबल करने के लिए हम ग्लूकोज को शुरू में एनर्जी देंगे, ठीक? एनर्जी देंगे तो फिर हमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट मिलेगा जो कि अनस्टेबल होता है, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट इवेंट तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड इवेंट की फिर शुरुआत कर दी हमने। हमने क्या किया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को तोड़ दिया। सेकेंड इवेंट में हमने क्या किया, तोड़ दिया। और तोड़ के हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, यानी कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कराना है, हाइड्रोजन रिलीज कराना है। कैसे, अब देखेंगे हम। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को तोड़ा था ना विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेस, तो हमें 2 कंपाउंड मिले थे ऑफ 3 कार्बन ईच, ठीक है? पहला हमें मिला था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चलो अब हमें क्या करना है, हमें अब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कराना है, यानी कि ऑक्सीडेशन कराना है। कैसे कराएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, 3 ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक? तो अब देखो एक चीज आपको पता है, फोस्फो, तो ये क्या था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि एसिड में, एल्डिहाइड से हमने एसिड में कन्वर्ट किया। अब आपको पता है जब हम एसिड एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे तब ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें एसिड मिलता है। तो यहां पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, ठीक? अब ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। निकल के कहा जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है NAD+, ठीक है? उसके साथ जाके जुड़ जाता है हाइड्रोजन और हमें मिलता है NADH2, ठीक? अब ये जो NAD+ क्या है सर, NAD+ क्या, थोड़ा समझाइए। तो देखिए NAD+ का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक नाइसिन विटामिन कंटेनिंग कोएंजाइम है, नाइसिन विटामिन कंटेनिंग कोएंजाइम, ठीक? यानी कि एक तरह का आप इसे क्या कह सकते हैं, कोफैक्टर है, ठीक? कोफैक्टर है कोएंजाइम, राइट? कोफैक्टर क्या करते हैं, एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और एंजाइम की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं ताकि एंजाइम जो है अच्छे से अपना फंक्शन कर सके। तो नियासिन विटामिन कंटेनिंग कोएंजाइम है, ठीक? फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जाके जुड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्योंकि आप देखो यहां पे हमने क्या किया था, हमने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितना फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट था। कहां, थर्ड कार्बन पे। ग्लिसरैल्डिहाइड लिखता हूं मैं यहां पे, देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PgAl, ठीक है? इससे हमने कन्वर्ट किया
1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। इस कंपाउंड में एक फॉस्फेट है जो कहां पे अटैच है, 3rd कार्बन पे। तो इसीलिए जो 3 कार्बन का कंपाउंड है ना, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उस कंपाउंड के 3rd कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच होगा। और फिर इससे हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और अभी जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है यहाँ पे हमने बिस लगा दिया, यानी कि 2 फॉस्फेट होंगे। एक तो आपको वही 3rd कार्बन पे मिलेगा, एक और फॉस्फेट जाके अटैच हो जाता है 1st कार्बन पे, ठीक है, 1st कार्बन पे। तभी तो 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फेट 3rd कार्बन पे और एक और फॉस्फेट जाके अटैच हो जाएगा कहाँ, 1st कार्बन पे। अब आप सोचोगे कि सर ये एक और फॉस्फेट कहाँ से आ गया। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तो हमें पता है जो 3rd कार्बन था वहां पे एक फॉस्फेट था। 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में भी 3rd कार्बन पे एक फॉस्फेट समझ में आता है। एक और फॉस्फेट कहाँ से ले आया, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके बाइंड हुआ है। ठीक, यहाँ पे इस रिएक्शन के समय एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके बाइंड हुआ और हमें 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड मिला है। यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज किया गया है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज किया गया है। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से इस चीज को याद रखना। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, जब जुड़ता है इस रिएक्शन में, जब यूटिलाइज होगा ना, तो ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सीधा जाके इस रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है। ये किस फॉर्म में यूटिलाइज होगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। ये चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस चीज को इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं एक चीज समझाने वाला हूँ आपको, तो अच्छे से वो चीज समझ में आएगा, इसलिए पहले मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था वहां पे तो एक फॉस्फेट था। अब 1,3 बिस फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट है, तो एक और फॉस्फेट कहां से आ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जब इस रिएक्शन में यूटिलाइज होगा तो ये डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं यूटिलाइज होता, ये अपने फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में यूटिलाइज होता है, H3PO4, ठीक। चलिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ H3PO4, ये चीज मैं आगे बताने वाला हूँ, इसके बारे में एक चीज बताऊंगा आगे जाके, इसलिए पहले आपको मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। मैंने 8 से क्यों शुरू किया, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने 1 से लेके 7 पॉइंट्स फैक्ट्स जो है आपको समझा दिए थे, इसलिए यहाँ 8 से शुरू किया। बहुत स्टूडेंट अभी यही सोच रहे होंगे कि सर ने 8 से शुरू क्यों किया। अरे पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ ना मैं, पार्ट 1 में 1 से 7 पॉइंट समझा दिया था मैंने तो। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन हो गया, हमें तो वही कराना था। जब एल्डिहाइड को आपने एसिड में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो एक हाइड्रोजन निकला और वो जाके NAD+ के साथ जुड़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा सेकेंड इवेंट होता है कंप्लीट। सेकेंड इवेंट हो गया कंप्लीट। हमने क्या किया था, सेकेंड इवेंट में हमने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर हमने ऑक्सीडेशन किया, यही तो हमें करना था। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ये 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी कि यहां पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट बाहर निकला। 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब क्या है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एक फॉस्फेट कहां गया, बोलिए, साइटोप्लाज्म में जो ADP है उसके साथ जाके अटैच हो गया और ATP मिला, हमें ATP मिला, एनर्जी मिल गया। अब यहां से देखिए 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट निकला होगा, ठीक, और वो जाके किससे अटैच हुआ है, साइटोप्लाज्म में ADP प्रेजेंट था उसके साथ अटैच हुआ और हमें ATP मिल गया। अब यहां पे इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। SLP का फुल फॉर्म तो पहले आप याद करो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, थोड़ा समझाइएगा। तो सुनो ध्यान से, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट। ये बात मैं आपको अच्छे से बता के आया हूं जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन,
फॉस्फोराइलेशन का मतलब पहले समझो क्या, मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फेट निकला, ठीक है, और जाके एडीपी के साथ जुड़ गया, एडिशन हो गया, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, मूवमेंट हुआ फॉस्फेट का, और फॉस्फेट जाके एडीपी के साथ जुड़ गया, इसी को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, इसे समझते हैं। मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक पढ़ाया था केमियोस्मोसिस, मैंने आपको क्या कहा था कि केमियोस्मोसिस के दौरान एटीपी बनता है। एटीपी कैसे बनता है, याद कीजिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और प्रोटॉन जब बाहर निकलता है थ्रू ऑक्सीजोम प्रोटीन, F0 प्रोटीन, तो F1 प्रोटीन पे एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। केमियोस्मोसिस के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का, एक मेम्ब्रेन का, ऑक्सीजोम पार्टिकल का यानी कि F0 और F1 प्रोटीन का, इतना कुछ इन्वॉल्व होता है, तब जाके एटीपी बना था। यहां क्या हो रहा है देखिए, एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एक रिएक्शन हुआ यहाँ पे, और रिएक्शन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहां से एक फॉस्फेट निकला, और डायरेक्ट एटीपी का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया ना। यहाँ पे आपको किसी तरह की प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ी, ना किसी तरह का मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ा, ना किसी तरह का आपको ऑक्सीजोम पार्टिकल्स यानी कि F0 F1 प्रोटीन की जरूरत पड़ी, सीधा डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस हो गया, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। वहां पे देखो केमियोस्मोसिस के साथ, केमियोस्मोसिस के टाइम कितना कुछ रिक्वायरमेंट लग रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, सबस्ट्रेट था, किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, और यहाँ पे डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया एटीपी का। तो ऐसे जब डायरेक्ट सिंथेसिस हो एटीपी का, तो हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, ये अब कन्वर्ट होगा 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। कंपाउंड वही फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। अरे हुआ क्या, देखो एक छोटा सा म्यूटेशन हो गया। फोस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फोस्फेट था वो 3rd कार्बन पे था, तो हम कह रहे थे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो गया 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि अब जो फोस्फेट है ना, वो 3rd कार्बन के जगह 2nd कार्बन पे जाके अटैच हुआ है। एक छोटा सा म्यूटेशन हो गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनना, टेंशन लेने का काम मेरा है, आपका नहीं, आपका काम है समझना। टेंशन मत लो, आराम से समझो। नेक्स्ट, अब ये जो 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हुआ है फोस्फोइनॉल पायरुवेट में। फोस्फोइनॉल पायरुवेट में कौन, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, फोस्फोइनॉल पायरुवेट में। यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर पूरे रिएक्शन में तो कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल आपने दिखाया नहीं और यहाँ पे रिलीज करवा रहे हो। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको ये वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा रिलीज होता हुआ जब 2 PGA कन्वर्ट होता है पीईपी में। आप दिमाग खुजलाने लग जाओगे। इनफैक्ट अब अच्छे अच्छे कोटा में जो इंस्टीट्यूट है उनके मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पे भी ये चीज दिखा के रखा है। कारण कहीं नहीं लिखा है कि H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो आया कहां से था इस रिएक्शन में जो अब यहां से रिलीज करवा रहे हो। स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ये चीज हर जगह मेंशन है पर कोई सही से समझाता नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। अब आइए यहाँ, मैं बता रहा था ना इसके बारे में, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जब 3PGAl को हम 1,3 बिस PGA में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन किया था। हमने कहा था ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होता, ये किसमें, पहले फॉस्फेट जाके H2O के साथ रिएक्ट करता है और H3PO4 बनता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसका यूटिलाइजेशन किस फॉर्म में होता है, H3PO4। तो यानी बोलो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, और एक वाटर मॉलिक्यूल भी साथ ही साथ आ ही गया होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस फॉर्म में यूटिलाइज हुआ है, H3PO4 के फॉर्म में।
ये वाटर मॉलिक्यूल वही वाला वाटर मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो ना? ये चीज ना बहुत टीचर नहीं बताते, आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन बहुत जन इसको स्किप कर देते हैं, सही से बताते ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने कहा था ना यूटिलाइज होता है इस रिएक्शन में, ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में यूज होता है, यूटिलाइज होता है। फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके H2O के साथ जुड़ा है, तो ये जो H2O और एक और आ गया, क्योंकि H3PO4 के फॉर्म में यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा था ना एसिड के फॉर्म में, तो यही H2O यहाँ रिलीज हो रहा है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट, फोस्फोइनॉल पायरुवेट से हम बना लेंगे पायरुविक एसिड। हमारा जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, हमें ग्लूकोज से क्या बनाना था? पायरुविक एसिड। तो देखो पायरुविक एसिड बन गया, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब आप ध्यान से सुनो, फोस्फोइनॉल पायरुवेट से हमने पायरुविक एसिड बनाया। फोस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फेट है, फोस्फोइनॉल पायरुवेट फॉस्फेट है, लेकिन पायरुविक एसिड में कहीं आपको फॉस्फेट सुनाई दे रहा है? पायरुविक एसिड, यानी कि फोस्फोइनॉल पायरुवेट जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो फोस्फोइनॉल पायरुवेट में जो फॉस्फेट था वो बाहर निकल गया होगा और फिर पायरुविक एसिड बना होगा। तो ये जो फॉस्फेट निकला, बताइए कहाँ गया? ये फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक एडीपी के साथ जुड़ेगा और एटीपी बन जाएगा, और यहाँ पे फिर हम कहेंगे SLP हुआ है। एक बार जूम कर देता हूँ इस चीज को, SLP हुआ है, ठीक है, ये पूरा चीज देख लो, ठीक, SLP हुआ मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है और हमें पायरुविक एसिड मिल गया। ठीक, और यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेस। ये एंजाइम क्या करता है? इस रिएक्शन को स्मूथली कराता है, पायरुवेट काइनेस। इतना समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया था? थ्री ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, बार बार मैं नाम ही भूल जाता हूँ ठीक है, PGL जो था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल का ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, इससे हमने क्या किया? पायरुविक एसिड बना लिया। कितना? एक एक पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड बनाया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ा था ना, तो साथ ही साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना था। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने इससे तो पूरा रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हमें समझ में आ गया, आपने पायरुविक एसिड बनाया, ये DHAP का भी तो कुछ बताओ, ये क्यों बन रहा है, इसका क्या काम है? तो देखिए होता क्या है ना, DHAP और 3PGAL ये एक दूसरे के आइजोमर है, आइजोमर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा? आइजोमेराइजेशन होगा, DHAP जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में। देखिए PGAL एंड DHAP आर आइजोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइजोमर्स है। तो यहां पे देखिए, एक PGAL मॉलिक्यूल से आपने एक पायरुविक एसिड बनाया, ठीक है, पर हमें तो पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, राइट? आपने यही कहा था ना, मतलब मैंने यही कहा था ना, आपको तो इसी पता है, ग्लूकोज से 2 पायरुविक, तो एक PGAL का मॉलिक्यूल था, इससे तो हमने एक पायरुविक एसिड बनाया। अब ये जो DHAP है ना, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा PGAL में। तो टोटल अब देखो, टोटल 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एक तो PGAL का, और एक PGAL किससे बना है, किससे फॉर्म हुआ है? DHAP से। तो एक रिएक्शन जब चलेगा PGAL मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें एक पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है, और फिर एक और चलेगा जब ये DHAP चेंज होगा PGA में, और फिर एक और ऐसा एक और रिएक्शन चलेगा। बात समझ में आ रही ना मेरी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो टोटल कितने मॉलिक्यूल? 2 PGAL के मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलने वाला है? 2 1,3 बिस PGA, फिर 2 3 PGA, फिर 2 2 PGA, फिर 2 PEP, और फिर हमें मिल जाएगा 2 पायरुविक एसिड। रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, आसान है, आसान से समझो।
फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट था, उसे हमने पीजीए में तोड़ा था, पीजीएल और डीएचएपी में। फिर पीजीएल जो था, एक मॉलिक्यूल था पीजीएल का, उसने पायरुविक एसिड बनाया। फिर जो हमारा डीएचएपी था वो चेंज हो गया एक और पीजीएल मॉलिक्यूल में। तो यानी कि कितने पीजीएल मॉलिक्यूल यूज हुए ग्लाइकोलाइसिस के समय? टोटल 2। एक ग्लूकोज के लिए 2 बार पीजीएल जो है वो क्या करेगा, 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। एक तो जो पीजीएल बना था जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट टूटा था, दूसरा पीजीएल कहां से? जब डीएचएपी कन्वर्ट हुआ था, चेंज हुआ था पीजीएल में। समझ में आ रहा है ना बात? तो टोटल 2 पीजीएल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कन्वर्ट हुए होंगे 2 1,3 बिस पीजीए में। तो टोटल 2 पीजीए बना होगा, सॉरी टोटल 2 3 पीजीए बना होगा, फिर 2 2 पीजीए बना होगा, फिर 2 पीईपी बना, फिर 2 पायरुविक एसिड बना। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं तो तुम क्या चीज हो? बट मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना और आपका काम है अच्छे से इस चीज को समझना, ठीक है? तो सब चीज तो सामने लिखी हुई है आपके स्लाइड्स पे, आराम से आप इस पे रिलाई कर सकते हो, कुछ गलती नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना? मेरे पे विश्वास रखो, मॉड्यूल पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना एमसीक्यूज, तो होता क्या है, देखिए आपके साथ क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के कि आपसे सॉल्व नहीं होता, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं नहीं चाहता आपका कॉन्फिडेंस कम हो, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको काम देगा, थोड़ा ज्यादा आपको काम देगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता, थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। जैसे अभी देखो मैंने आपको H3PO4 वाला, ये H2O वाला बताया, ये बहुत जन नहीं बताते, बहुत किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे किताबों में मिलेगा ये चीज, ठीक? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 पायरुविक एसिड कैसे बना एक ग्लूकोज से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, क्योंकि पीजीएल का एक मॉलिक्यूल बना था, उससे ये एक बार चला, फिर वापस डीएचएपी से एक और पीजीएल बना, यानी कि टोटल 2 पीजीएल। एक पीजीएल तो पहले जो फ्रुक्टोज से बना था और एक और किससे? डीएचएपी से। तो हमें 2 पायरुविक एसिड मिला। अब यहां देखिए 2 पायरुविक एसिड, ठीक, 2 पीजीएल, 2 पीजीएल से वापस से क्या? 2 1,3 बिस पीजीए। तो यहां पे जब 2 1,3 बिस पीजीए 2 3 पीजीए में कन्वर्ट हुए होंगे तो 2 फॉस्फेट भी निकला होगा, तो 2 एटीपी के साथ वो दोनों फॉस्फेट जाके जुड़ा होगा, तो हमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे ना। समझ में आया? वही चीज यहां पे भी होगा, 2 फोस्फोइनॉल पायरुवेट है तो 2 फॉस्फेट है, 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए तो 2 फॉस्फेट यहां से निकला होगा और वो जाके एडीपी के साथ अटैच हुआ होगा, तो हमें 2 एटीपी भी मिला। 2 एडीपी के साथ फॉस्फेट जाके अटैच हुआ तो यहाँ 2 एडीपी यूज हुआ, 2 एडीपी यूटिलाइज हुआ और हमें 2 एटीपी मिला, ठीक? क्योंकि इस एटीपी के साथ 2 फोस्फोइनॉल पायरुवेट का 2 फॉस्फेट जाके जुड़ा है, एक एडीपी के साथ एक फॉस्फेट और एक और एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट, तो हमें एक एटीपी और एक और एटीपी मिला, यानी कि टोटल 2 एटीपी। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरी बात। फर्स्ट इवेंट में देखिए, जब पहला इवेंट चला था हमने क्या कहा था, हम ग्लूकोज को एनर्जी देंगे ताकि हम इसे अनस्टेबल करें, तो हमने इसको एनर्जी दिया था, एटीपी दिया था, ठीक है? तो फर्स्ट इवेंट में हमने 2 एटीपी दिया, 2 एटीपी प्रोवाइडेड, ठीक है, फर्स्ट इवेंट में। थर्ड इवेंट, ये हमारा थर्ड इवेंट है, ठीक है? थर्ड इवेंट, ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकेंड इवेंट, और ये हमारा थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट में ये पूरा चीज है, ठीक? सेकेंड इवेंट में ये चीज है और थर्ड इवेंट ये वाला चीज, ऑलराइट? और थर्ड इवेंट में देखिए हमने टोटल 4 एटीपी ले लिए ग्लूकोज से। ग्लूकोज को शुरू में हमने 2 एटीपी दिया, एनर्जी दिया, ताकि वो अनस्टेबल हो, ताकि हम उसे आसानी से तोड़ सके एल्डोलेस के एंजाइम से, एल्डोलेस एंजाइम की मदद से। पर हमें ग्लाइकोलाइसिस करके फाइनली क्या, ज्यादा एनर्जी लेना है ना, तभी तो इस सेल रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस क्यों करता है? ताकि एनर्जी बनाए। अब हम ग्लूकोज को एनर्जी दिया फर्स्ट इवेंट में 2 एटीपी, लेकिन लेंगे उससे ज्यादा। क्या कहा था मैंने? बकरे की बलि से पहले बकरे को बहुत खिलाया जाता है, तो वही हमने पहले 2 एटीपी दिया, ठीक है?
उसको अनस्टेबल किया ग्लूकोज को, और फिर ब्रेक किया, और थर्ड इवेंट पे हमने 4 एटीपी ऑब्टेन कर लिया, 4 एटीपी। ठीक, तो नेट गेन हमारा कितना हुआ, देखिए नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी तो हमने दे दिया था, ठीक है, 2 एटीपी हमने दे दिया, 4 एटीपी हमने बनाया है, 4 एटीपी हमने बनाया। अब 2 एटीपी तो हमने दे दिया, तो -2 एटीपी कर दो आप, तो हमारा 2 एटीपी का नेट गेन हुआ है। नेट गेन टोटल बने कितने, सिंथेसाइज कितने हुए, 4 एटीपी, लेकिन हमने 2 तो खो भी दिए, ठीक है, 4 के चक्कर में 2 हमारे जवान शहीद हो गए, 2 एटीपी, ठीक है। तो 4 एटीपी -2 एटीपी, तो नेट गेन, ग्रॉस गेन, GROS, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस गेन एटीपी का कितना है, तो आप बोलोगे टोटल 2 एटीपी हमें मिला है, या नेट एटीपी। ये चीज़ आगे फिर मैं बोलूँगा, अभी तो थोड़ा आपको मैंने हिंट दे दिया। हिंट मतलब इस चीज़ को आगे और मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, समझाऊँगा। अब आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एनर्जी का रिलीज किया हम लोग, फाइनली हमने ज़्यादा एनर्जी दिया, जितना दिया था उससे ज़्यादा ही लिया, ठीक है। थर्ड इवेंट में हमने 4 एटीपी ले लिए, फर्स्ट इवेंट में भले हमने 2 एटीपी दिया था, ठीक है। तो 4 - 2, 2 एटीपी का हमारा क्या है, गेन ही है, फायदे में ही है हम अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाने वाला हूँ, और इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, ठीक है। मुझे देखना है आपको समझ में आता है कि नहीं। मैंने क्या लिखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो इन साइटोप्लाज्म में होता है। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। फिर मैंने लिखा SLP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मैंने ये चीज़ आपको समझाया था, आपको समझ में आ गया, बोला हाँ सर ये भी समझ में आ गया। ये पॉइंट देखो, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, सर इसका मतलब क्या है, ये तो आपने कुछ ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, ये चीज़ समझा दो तो मज़ा ही आ जाए। तो सुनो ध्यान से, मैंने कहा आपको ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कब हो रहा है ऑक्सीडेशन, जब हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहे हैं 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब ऑक्सीडेशन होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकलता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट NAD+ के साथ जुड़ता है और हमें NADH2 मिल जाता है, H2, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यूज होते हैं, तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यूज होंगे तो 2 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो भी 2 बार निकलेगा। तो यही जो चीज हुआ, ये कन्वर्जन, ये जो NAD+ से NADH2 का, ये भी 2 बार होगा, ठीक है। एक बार NAD+ के साथ एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सुनो वापस से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा गड़बड़ा गया, सुनो। NAD+ के साथ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को जोड़ोगे, जब आप एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करोगे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, आपको मिलेगा NADH2। फिर 2 मॉलिक्यूल करना है ना आपको, तो यही चीज एक बार और चलेगा, जब आप एक और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करोगे एक और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि 2 बार चल रहा है ना, 2 बार, तो NAD+ प्लस H2 इक्वल्स टू NADH2, ठीक है। तो आपको 2 बार इसलिए मैंने लिखा है, 2 NADH2 मिलेंगे, क्योंकि 2 NAD+ के साथ 2 हाइड्रोजन जाके ज्वाइन कर रहा है, अटैच हो रहा है, कब, हम जब 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहे हैं 2 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि हमें इवेंचुअली 2 पायरुविक एसिड बनाना है, ठीक है। वापस से लिख देता हूँ, मिटा दिया मैंने हड़बड़ी में, ठीक। तो हमें NADH2 मिला, और यही चीज एक बार और चलेगा, NAD+ प्लस H2 इक्वल्स टू NADH2। तो टोटल कितने हाइड्रोजन निकले, देखो कितने, H4 कह सकते हो आप, H4 H2 निकले ना। यहाँ ग्लूकोज में कितने थे, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4 C6H12O6। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया था और पायरुविक एसिड बना था, तो पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का होता है C3H4O3। हमने टोटल 2 बनाया, यानी कि एक और C3H4O3। और हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस के समय हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का,
ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है जब हम ग्लूकोज को ऐसे कन्वर्ट करते 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 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर 3 PGA में जब कन्वर्ट किए। रुको, मिटाना नहीं है, वापस मिटाने जा रहा था। समझ में आ रहा है ना बातों को, मतलब मेरी बातों को समझ में आ रहा है ना तुम्हें, मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ग्लूकोज का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमें ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिलीज कराना था। अब यहाँ पे देखो C3H4O3 है, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, हमने तो 2 बनाया है ना, तो 2, ये पहला का C3H4O3, दूसरा C3H4O3। अब यहाँ देखिए ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन टोटल, H12। हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनाया है, यानी कि अब बैलेंस कीजिए, ग्लूकोज में कार्बन कितने, 6, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कार्बन कितने, 6, C3 टोटल 6। ऑक्सीजन कितने हैं, आप कहोगे सर ये भी 6 है, ग्लूकोज में भी कितने, 6, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, H12, यहाँ कितने हैं, H8। देखो एक पायरुविक एसिड C3H4O3, एक और C3H4O3, टोटल 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना। C3 6 कार्बन, O3 6 ऑक्सीजन, H4 8 हाइड्रोजन, ठीक, 8 हाइड्रोजन। लेकिन ग्लूकोज में कितना होता है देखो, C6 6, तो यहाँ पे हो गया बैलेंस, चलो H12O6, O भी चलो हो गया बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन देखो, यहाँ H12 था, अब H8 हो गया, तो हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दिया, ग्लूकोज से हाइड्रोजन को हमने रिलीज करा दिया। तो इस तरीके से ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। यहाँ पे C6H12O6 है, 12 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देखो, C3H4O3, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन देखो 8, यानी कि हमने सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन H4 ही हटा पाए, रिलीज करा पाए। टोटल कितने थे देखो, H12, यहां बन कितने रहे, बन जब रहे पायरुविक एसिड तो कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन, 8, H8, राइट, H4, यहाँ पे एक H4 और यहाँ पे एक H4, H8। तो हमने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया ग्लूकोज को, पार्शियली ऑक्सीडाइज किया, H12 से H8 किया, पार्शियली मतलब पूरा नहीं, पार्शियली मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, पार्शियली, पार्शियली थोड़ा सा, तो ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब आपको ये पूरा बॉक्स के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है सब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस में मैंने कहा था टोटल 10 रिएक्शन होता है, गिनो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, जब DHAP कन्वर्ट होता है 3 PGL में, फिर छठा PGL से 1,3 PGA, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, टोटल 10 रिएक्शन हो गए। मैंने कहा था 10 रिएक्शन होते हैं जो कि 3 इवेंट में बटे हुए होते हैं, फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट। चलिए, रिएक्शंस 1, 3 एंड 10 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर इरिवर्सिबल। पहला रिएक्शन देखिए मैंने कैसा एरो बनाया है, सिर्फ एक एरो बनाया है, तीसरे में भी सिर्फ एक, और 10वें में एक। तो पहला, तीसरा और 10वां जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस के, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बाकी देखिए मैंने 2-2 एरो बनाए हैं, समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन 1, 3, 10 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर इरिवर्सिबल, क्यों, क्योंकि देखिए दीज रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग देयर एंजाइम्स, क्योंकि ये सब रिएक्शंस में मैंने एंजाइम को भी यूज किया है। पहले रिएक्शन में हेक्सोकाइनेस, तीसरे रिएक्शन में फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, और 10वें रिएक्शन में पायरुवेट काइनेस। एंजाइम को हमने यूज किया, तो हम एंजाइम को कंट्रोल करके ना रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। जब हम किसी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग देयर एंजाइम्स, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एंजाइम वाले जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं बायोमोलिक्यूल्स में तब पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैं पढ़ा के भी आया हूँ, आप जाके लेक्चर देख सकते हो। तो जो रिएक्शन है 1, 3 और 10 ग्लाइकोलाइसिस के, ये इरिवर्सिबल है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, यानी कि इन रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, इन्हें हम रिवर्स नहीं होने दे सकते, इन पे हमारा कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है, क्योंकि इनके एंजाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हेक्सोकाइनेस, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस।
और ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, जिनको हम कंट्रोल करके रिएक्शन को कंट्रोल कर लें। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लेकिन अगर आपसे पूछ लेना कोई कि चलो 10 रिएक्शन में तुमने बोल दिया कि 3 रिएक्शन जो है 1, 3 और 10, ये जो 3 रिएक्शन है 1, 3 और 10, ये इरिवर्सिबल, इन रिएक्शन को आप कंट्रोल करके क्या कर सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने एंजाइम को कंट्रोल कर लिया, सेल ने अगर एंजाइम को कंट्रोल कर लिया तो प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो कैसे करेगा, इन 3 रिएक्शन कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि इनके एंजाइम को कंट्रोल कर लेगा सर, तो आप कहोगे एलोस्टेरिक एंजाइम है। लेकिन ऐसा एक रिएक्शन बताओ, ऐसा एक रिएक्शन बताओ, ऐसा एक एंजाइम बताओ जिससे ये ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग दिस प्रोसेस। तो आप कहोगे ग्लाइकोलाइसिस मेनली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यानी कि जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड वाला रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप मेन कंट्रोल कर सकते हो, मेनली कंट्रोल कर सकते हो। ये जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है ना, इसको आप और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आप मतलब सेल की बात कर रहा हूँ मैं। सेल जो है हमारा ना, इस एंजाइम को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस, और अगर फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस इज मेनली कंट्रोल बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसीलिए इस एंजाइम को हम कहते हैं पेस मेकर एंजाइम। क्या कहते हैं हम कहते हैं सर पेस मेकर एंजाइम, ठीक है, पेस मेकर एंजाइम। तो वापस से 16 और 17 पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 16th में मैंने क्या 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 कहा था, रिएक्शन 1, 3, 10 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर इरिवर्सिबल, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है इनको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग देयर एंजाइम, क्योंकि इन रिएक्शंस में हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं। अब ऐसे एंजाइम जिन्हें हम कंट्रोल करके रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगे, उन्हें हम कहेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम। फिर 17th पॉइंट पे हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस मेनली कंट्रोल बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कोई एक ऐसा एंजाइम को नाम बताओ जिससे ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, अगर उस एंजाइम को हम कंट्रोल कर ले तो, सेल अगर उस एंजाइम को कंट्रोल कर ले, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उस पर ज़्यादा अफेक्ट आएगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एंजाइम है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस मेनली कंट्रोल बाय एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसे शॉर्ट में हमने पीएफ के कहा था, इसीलिए हम इसको कहते हैं पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर, ठीक, पेस मेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर एंजाइम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को हम कहते हैं पेस मेकर एंजाइम, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस मेनली कंट्रोल्ड बाय फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। मूविंग ऑन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक सेल है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उस सेल ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, और फिर ग्लूकोज जब बनाया और इस सेल को जब एनर्जी की जरूरत पड़ी तो इसने इस ग्लूकोज को क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में यूज किया रेस्पिरेशन के समय, ठीक। अब एक और सेल है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, ठीक, उसको चाहिए ग्लूकोज, उसको भी तो अब एनर्जी चाहिए ना, इस सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो इस प्यारे से सेल को, जो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, वो भेजेगा ग्लूकोज, बोलेगा तू ले ले मेरे से। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, जब ये सेल जो फोटोसिंथेसिस करने लायक है, इस सेल को जब ग्लूकोज भेजेगा तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं भेजेगा। पहले क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज था ना जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा था, इसको पहले सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज, और फिर भेजेगा इस सेल को सुक्रोज के फॉर्म में। तो जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, उसके पास ग्लूकोज कैसे आएगा, सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होके आएगा। क्योंकि ये चीज आपको पता है, कोई भी सेल जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। अगर उस सेल को उस ग्लूकोज को स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो सेल पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसका ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एक सेल जिसके पास सुक्रोज है। अब वो सुक्रोज से कैसे ग्लाइकोलाइसिस करेगा, एक सेल के पास सुक्रोज है, सुक्रोज से अब कैसे वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, कैसे वो रेस्पिरेशन करेगा, तो ये देखते हैं। पहले तो आप ये जानो, सुक्रोज इज अ 12 कार्बन कंपाउंड, सुक्रोज इज अ डायसैकेराइड जो कि बना होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज से।
ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में 6 कार्बन, तो टोटल सुक्रोज में 12 कार्बन अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ गया? इतना मैथ्स तो आपको आता है। सुक्रोज 12 कार्बन कंपाउंड है। हमें क्या करना है ना, सुक्रोज को तोड़ना है। तो सेल क्या करता है भैया, पहले सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, और इसके लिए एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज। इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो है इन्वर्टेज। अब ये जो ग्लूकोज बना है सुक्रोज से, ये तो वही जैसे होता है पूरा फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस बोल रहा हूँ, पूरा रेस्पिरेशन के समय चलने वाला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वो होगा। ठीक, तो सुक्रोज से बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस जैसे चलता है आपको जैसे पता है। फ्रुक्टोज भाई साहब क्या करेंगे, तो फ्रुक्टोज भाई साहब सोचेंगे कि चलो मैं भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता हूँ। अब सोचो, देखो भैया, यहाँ पे फ्रुक्टोज के दिमाग में आता है कि मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होऊंगा, फिर मुझे आगे जाके यहाँ फ्रुक्टोज में ही कन्वर्ट होना है, तो इतना लॉन्ग वे लेने से अच्छा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। वो क्या करता है, फ्रुक्टोज सीधा फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होकर सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज सोचता है ना कि यार मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, एक मिनट एक्सक्यूज मी, छींक आ गया। तो फ्रक्टोज सोचता है मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होऊंगा, फिर उसके बाद वापस मुझे फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट होना है, इससे अच्छा मैं सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी एक एटीपी का यूज होता है, और राइट, एटीपी का यूज होता है और एडीपी बनता है, एडीपी, एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। और यहाँ पे भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है काम करता है। ठीक, और वापस से यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना और पूरा वापस से प्रोसेस चला, लास्ट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिल गया। बात को समझे? ये जो आइसोमेराइजेशन वाला रिएक्शन है ना, ये नहीं होता जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात बोला है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज सुनिए आप, जिस सेल में सुक्रोज है, अगर सुक्रोज की मदद से ग्लाइकोलाइसिस करना है तो पहले सुक्रोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जब ग्लूकोज में टूटेगा सुक्रोज, तो जो रिएक्शन चलेगा ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें टोटल 10 रिएक्शंस होंगे। लेकिन जब फ्रक्टोज से ये प्रोसेस चलता है ना, तब क्या होता है, देखो टोटल 9 रिएक्शंस होते हैं। एक तो ये, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये। बात को समझे? नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लो। यहां से जब रिएक्शन चल रहा है तो टोटल 10 रिएक्शन, लेकिन जब यहां से रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, तो टोटल 9 रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इन ग्लाइकोलाइसिस के समय, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के समय ड्यूरिंग हाउ मेनी रिएक्शंस, कितने रिएक्शंस के समय डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, टेक्स प्लेस। बताइए ग्लाइकोलाइसिस के समय। तो आप सीधा सीधी बोलोगे सर 2 रिएक्शन के समय ऐसा हो रहा है। मैं पूछूंगा बताओ कौन कौन सा, तो आप बोलोगे सर एक ये वाला और एक ये वाला। आपने तो लिख के ही रखा है एसएलपी। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब हो रहा है, जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है, तो ड्यूरिंग 2 रिएक्शंस। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग हाउ मेनी रिएक्शन डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो आप बोलोगे सर ड्यूरिंग 2 रिएक्शन, तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अब देखिए हमने पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान क्या किया, एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज का जो था 6 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, उसे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में हमने कन्वर्ट किया, 3 कार्बन ईच, यानी कि 2 इंटू 3 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, राइट, 6 कार्बन। अब पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान 2 एटीपी यूज हुआ था। फर्स्ट इवेंट में हमने क्या किया था, ग्लूकोज को एटीपी एनर्जी दिया था, उसे अनस्टेबल किया था ताकि आसानी से ब्रेक किया जा सके। फिर ऑक्सीडेशन हुआ था आगे जाके, जब हमने 2 मॉलिक्यूल 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब ऑक्सीडेशन चला था और उस दौरान 2Na+ से हमें 2NADPH2 मिला था।
और फिर थर्ड इवेंट में, ये तो फर्स्ट इवेंट में हुआ, ये सेकेंड इवेंट में हुआ, थर्ड इवेंट में हमने क्या किया था, वापस से याद करो, SLP से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमने 4 ATP बनाया था, जब 4 ATP के साथ जाके 4 फॉस्फेट जुड़े थे। ऑलराइट, आपको याद है ये चीज अच्छे से। चलिए अब यहाँ देखिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 2 NADPH2 फॉर्म होता है, राइट, सेकेंड इवेंट में ऑक्सीडेशन जब होता है, सिंथेसाइज्ड होता है 4 ATP थर्ड इवेंट में, राइट, और यूज्ड होता है फर्स्ट इवेंट में 2 ATP -2 ATP। तो हमारा डायरेक्ट गेन या नेट गेन कितना का हुआ, 2 ATP का। ठीक है, हमने जितना दिया था फर्स्ट इवेंट में उससे ज्यादा ले लिया, राइट, 2 ATP का डायरेक्ट या नेट गेन हुआ। अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, घबराना नहीं, अच्छे से देखना, ठीक है। ये रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो चीज हमने दिया है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, यहाँ से जो चीज हमने लिया है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, और उसके लिए क्या क्या एंजाइम यूज हुए इन साइटोसोल, ठीक, या फिर साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स इन साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या, ग्लूकोज था, 4 ATP यूज हुआ था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ पे यूज हुआ था, याद किए, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, 2 NAD+ यूज हुआ और 2 ATP यूज हुआ। ये तो जो जो चीजें यूज हुई, ठीक, ऑलराइट, और ये हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। अब हमें क्या क्या मिला, देखिए हमें मिला क्या, 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 4 ATP, 2 NADH2, 2 NADH2 और 2 ADP भी मिले, जब शुरू में हमने 2 ATP दिए थे फर्स्ट इवेंट के टाइम। तो आई होप आपको अब ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन बहुतों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, हमें पूरी 2 लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस की समझनी पड़ी। तो आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस का जो पूरा प्रोसेस अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट तो आना नहीं चाहिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितनी आसानी से हो उतनी आसानी से समझा सकूं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आपका डाउट सेक्शन है ही, कमेंट पूछिए अच्छे से, मैं आराम से आपके जितने भी कमेंट्स है जितना भी हो सके, ठीक है, मैं आप सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, जितना भी हो सके, जितना भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।